नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं अरकारा डीप डाइव। मेरे साथ हैं पटना से मेरे साथी पत्रकार समी अहमद। आपका स्वागत है समी और नमस्कार। हम लोग बात करेंगे जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है बिहार में और इसको लेकर लगातार बढ़ती हुई पेचीदगियाँ, लोगों के लिए मुश्किलें, चुनाव आयोग का के बेतुके एक के बाद एक फैसले और उसका जो लोगों पर असर हो रहा है। तो पर पहले जो परसों आप एक जनसुनवाई में मौजूद भी थे, जो जहाँ पर लोग आके बता रहे थे, जिसमें योगेंद्र यादव और भारत जोड़ो संस्थान के और भी कई संस्थानों में जुड़े जुड़े हुए थे उससे, तो उसमें आप मौजूद थे। तो वहाँ से बात शुरू करते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ और वहाँ पे कैसे लोगों ने आके चुनाव आयोग के फैसले को लेकर अपनी बातें कही? जी, जन सुनवाई जो है 21 जुलाई को हुई और अलग-अलग इलाकों से लोग पहुंचे थे और उनसे बातचीत की गई। एक पैनल था जिसमें जिया अंद्रेज भी थे और अंजना प्रकाश थी जो हाई कोर्ट की, पटना हाई कोर्ट की पूर्व न्यायमूर्ति हैं वो, और भी कुछ लोग थे, वजाहत हबीबुल्ला थे। तो उस प्रोग्राम उसके जन सुनवाई में तो कई चीजें हुई, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि इनके लिए मुश्किलें हैं, उन्होंने अपनी बात बताई। उसमें एक महिला की बात मेरे दिल में अभी तक बसी हुई है। वो आने के बाद कुछ उसने बात की और फिर वो रोने लगी। उसने कहा कि मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है और ये लोग मेरे माँ बाप के कागजात मांग रहे हैं। वो पटना के फुलवारी शरीफ में रहती हैं और उनका मायके कहीं और है। तो इनसे कहा गया कि आप अपने माँ बाप का इन लोगों ने जन्म तिथि नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं कहा, जन्म पत्री मांग रहे हैं या उनके और कागजात मांग रहे हैं। इसी तरह से एक साहब ने कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके घर में कोई आया, उसने कहा कि ये फॉर्म भरो, नहीं भरोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा और भरने के लिए 100 रुपया इसमें लगेंगे। तो लोग पैसे भी दे रहे हैं। इसके अलावा लोगों ने बताया कि कैसे उन्हें फोटोग्राफ्स में पैसे देने पड़ रहे हैं या फोटो स्टैट कराने में पैसे देने पड़ रहे हैं, और ये भी बताया कि हम मजदूरी करने वाले लोग हैं तो हमको इसके लिए छुट्टी लेनी पड़ती है और अगर एक दिन हम काम नहीं करेंगे तो मेरा घर नहीं चल पाता। इस तरह के लोग उन्होंने अपनी बातें सुनाई वहां पर। समझ में आ सकती थी बात कि कितनी परेशानी में लोग हैं, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको ये जानकारी दी गई कि आपका फॉर्म भरा चुका है। कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, उनके बारे में भी यही बात कही गई। एक तरह से जो आंकड़े पेश कर रहा है चुनाव आयोग, वो पहले तो आम लोग भी कह रहे थे, लेकिन अब भोगी भी कह रहे हैं कि उनका, उससे लगता है कि उनका कोई भरोसा नहीं है। कोई भी कहीं से फॉर्म भर दे रहा है, कोई फॉर्म भरने का पैसा ले रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साहब हम तो बराबर बाढ़ में फंसे रहते हैं, मेरा तो दह जाता बह जाता है, हम कहाँ से सर्टिफिकेट ला के दे सकते हैं उस तरह। तो कुल मिला के बहुत परेशानी की बात सामने आई और लोगों की मांग ये थी कि इसका रिवीजन नहीं किया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए और जिस इस पे पहले चुनाव हुआ है उसी की बुनियाद पर चुनाव हो। अभी जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में होने वाला, और अगर आपको करना है तो आप पहले तो के दस्तावेज की संख्या बढ़ाइए और समय दीजिए पूरा। अब कोई पंजाब में काम कर रहा है, कोई सूरत में काम कर रहा है, कोई तमिलनाडु में काम कर रहा है, आपने वो तो दे दिया कि आप जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसको फॉर्म भर सकते हैं अगर आप बाहर हैं। लेकिन सब आदमी के लिए मुश्किल है कि वो फोन पर वो बाकी चीजें व्हाट्सएप देख लेना, कुछ फिल्म विल्म देख लेना अलग बात होती है। फॉर्म भरना, उसके लिए सिग्नेचर का ये स्कैन करके कॉपी रखना, उसको अपलोड करना, उस सब के बस की चीज नहीं होती है। तो ये इस तरह की चीजें बताई लोगों ने। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग बेरोक टोक बेहिसाब डेटा अपना जारी कर रहा है और दावे कर रहा है कि सब हम लोग सब कुछ सफलता पूर्वक कर रहे हैं। वन वे कम्युनिकेशन है। लोगों को जो परेशानी है, लोग चुनाव आयोग ने एक नंबर उसने जारी किया है, उस नंबर पर भी बात नहीं हो पाती है कि लोग अपनी शिकायतें कहाँ रखें। ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी की बात तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसको जो वो जवाब देंगे, लेकिन आम लोगों को जवाब देने के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास?
और आपको मालूम ही है कि परसों जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक 700 से ज्यादा पेज का अपना वो एफिडेविट दिया, काउंटर एफिडेविट दिया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि चुनाव आयोग अब जल्दी कहने वाला है कि साहब उन्होंने 99% या कुछ इस तरह का परसेंटेज वो कंप्लीट करा लिया, फॉर्म भरा लिया है। अब जो है 1 अगस्त को हम ड्राफ्ट रोल जारी करेंगे, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होगा। उसके बाद लोगों को परेशानी शुरू होगी। उसके बाद जो ईआरओ है या एईआरओ है वो तय करेंगे कि किनका नाम सही है, किनका नाम गलत है, किनको डॉक्यूमेंट चाहिए, किनको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो असली परेशानी लोगों को 1 अगस्त के बाद शुरू होगी। जी। संसद में भी इसके बारे में बातचीत नहीं हो पा रही है, लगातार विपक्ष बात मांग कर रहा है कि इसको लेकर पहले बात करो, और वो बार-बार कहा जाता है कि बात करेंगे, पर वो बात होती नहीं है। और फिर वहाँ भी आप देख सकते हैं कि आज दूसरा दिन था, आज बुधवार है, और मानसून सत्र का आज के सत्र भी जो है वो बार-बार फिर रद्द कर दिए गए आज के। इस संसद बीच का जो मामला ये है, मैं कुछ कहना चाह रहा था। हुँ, संसद का मामला ये है कि देखिए आम आदमी को लगता है कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, वो सरकार के कहने पे कह रहा है। और सरकार का हाल ये है कि वो अभी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उसके सदमे से उबर नहीं पाया है। तो वो दो तरफ़ा जो है मामला है। और कायदे से बातचीत करने का अब अगर चर्चा संसद में नहीं करेंगे, लोग तो कहाँ करेंगे? बिहार विधानसभा में वही बात हो रही है। अब तेजस्वी यादव ने आज इसकी बात उठाई तो मुख्यमंत्री खड़े होकर कुछ और बोलने लगे, पुरानी बात जो उनका रहता है 2005 के पहले वाला रिकॉर्ड उसको चालू। बहरहाल आगे की बात। तो इसमें जो नेतागण जो कह रहे हैं, उसमें जदयू के भी जो गिरधारी यादव हैं, उन्होंने उन्होंने खुद ये मतलब ये नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद हैं, और इन्होंने कहा कि ये एक तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का जो है। उन्होंने कहा कि मुझे खुद इस अपने कागज जुटाने में 10 दिन का समय लगा। तो जब हम भी वास्तविकता में जाके जब देखते हैं ज़मीन पे क्या हो रहा है, तो सब लोग शायद, सबको दिक्कतें भी हो रही हैं, सबको लग रहा है कि एक बहुत नामुमकिन सा मुश्किल काम है। लोगों की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, और उसके बीच में चुनाव आयोग जो है अपना जो भी अल्ल-बल्ल दावे किए जा रहा है, उसमें से एक दावा जो कल वायर ने छापा, उसमें ये है कि एक ही दिन में 8,37,000 से ज़्यादा वोटरों को मृत या स्थायी रूप से कहीं और चले गए की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये, और फिर हमने पीछे अजीत अंजुम के कवरेज देखे कि जहाँ पे लोगों के दस्तखत बीएलओ करते हुए देखे गए वीडियो पे, और फॉर्म ठीक से फिल भी नहीं किए गए पर अपलोड हो गए हैं। तो हर स्तर पर जब ये दिख रहा है कि इसको लेकर ना तो गंभीरता है, ना ही कोई इसको लेकर ज़िम्मेदारी से इसको काम किया जा रहा है, और उसके ऊपर लगातार दावे किए जा रहे हैं, और उसके तो 1-2 बातें इसमें साफ-साफ हैं। एक, चुनाव आयोग इतना इनकम्पिटेंट है कि मतलब उसको जो अपने काम करने के में ही उसको उसको नहीं आ पा रही। तो इनकम्पिटेंस उसकी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से एरोगेंस भी है। तो दोनों दोनों चीज़ें साथ में चलाने की कोशिश कर रहा है कि आप ना सिर्फ़ आप नाकाबिल हैं, बल्कि आप जो है अकड़ में भी हैं अपने कि हाँ, हम नाकाबिल भी रहेंगे और अकड़ भी दिखाते रहेंगे। तो ये दोनों के साथ ये लोगो चल रहा है, और उसमें जो विकल्प निकलने चाहिए थे, जैसे लोग अदालत में गए और अदालत ने कहा कि ये इसमें आप बाकी जो पहचान के जो दूसरे कार्ड्स हैं, जो खुद आपने दिए हैं वो, या आधार कार्ड है वो, या बाकी जो कागज़ हैं राशन कार्ड है वो, उसको आप मानिए। तो उसको भी उन्होंने मना कर दिया कल जो है। तो उसके बाद अब कुल मिला के लोगों के पास दरअसल चुनाव आयोग के फरमान को, जिसको नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ही तुगलकी कह रहे हैं, उनके पास कोई बहुत अधिक विकल्प रह नहीं जाते हैं। दूसरी बात, सभी मैं ये समझना चाहता था कि ये जो पूरी बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं, और मतलब इसकी खासी कीमत है, ये ये खत्म होगी या ये ऐसे ही रहेगी, या क्या क्या इसका बिहार में लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए बिहार में ना अलग-अलग तरह के जो वर्ग है उसकी सोच उस तरह की बनती है। मिसाल के लिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करेंगे, तो वो ये बात फैला रहे हैं कि हिंदुओं को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कागज़ नहीं भी है, तब भी उनका काम हो जाएगा। ये तो दरअसल जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली हैं, उनको भगाने के लिए, तो वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भरमाने। जनता दल यूनाइटेड का के एक एमपी की तो बात सुन ली आपने। जनता दल असल में अंदर से जो मेरी बात हुई और भी लोगों से, अंदर से तो वो भी समझ रहा है कि ये सही नहीं है।
मुश्किल क्या है कि जो उनके नेता हैं, आपको तो पता ही होगा कि मुख्यमंत्री के साथ-साथ वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार कुछ सही से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा है कि उनको लगता है कि जो बीजेपी कह रही है उसी के साथ रहना चाहिए, उसके वो साथ रहने की कोशिश करते हैं और अंदर से उनको ये भी लगता है कि तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, उनका वोट मारा जाएगा इसमें। तो एक बात तो ये है और दूसरी बात आपको याद अभी नायडू साहब तो चुप हो गए, लेकिन उनकी पार्टी ने भी बहुत गंभीर सवाल उठा रखे हैं इस मामले में चिट्ठी भेज। तो अगर गिरधारी यादव ने कही है बात तो मुझे लगता है कि उनकी बात और भी लोग करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा उसमें अभी। वो भी नाप तौल के देख रहे हैं कितना किधर जा सकते हैं कितना कर। बाकी रही आम आदमी की बात तो वो बेचारा है तो परेशान और जिस तरह से मैंने बात की कि लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि उनको बीएलओ ने पैसे ले लिए उनसे। एक एक महिला ने ये कहा कि उनको बीएलओ ने या बीएलओ किसी आदमी ने कहा कि अगर तुम ये फॉर्म नहीं भरोगी और नहीं दस्तावेज दोगी तो तुम सरकार का लोग नहीं रहेगी, मतलब कि तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं रहेगा। तो इस तरह से धमका डरा के भी लोगों से काम कराया जा रहा है और जिसको अंगूठा लगाना है उससे अंगूठा लगवाया जा रहा है, जिससे दस्तखत करना है दस्तखत करवाया, जिसको हम बिहार में कहते हैं भेड़िया धसान मामला है कि किसी भी तरह से बिल्कुल। फॉर्म आप भर दीजिए, जमा कर दीजिए, उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं है कि हमने जो दस्तावेज जमा किए वो रिसीविंग कब दे रहे हैं उसका। जो उस दिन सुनवाई में भी सब लोगों ने यही बात कही कि रिसीविंग नहीं दी जा रही है। अगर कोई जिद करके मांगता है तो उसे अपने पैसे से फोटोकॉपी कराना पड़ता है और उस पर सिग्नेचर कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब 100 रुपये लोग ले रहे हैं तो इतना जागरूक कौन होता है जो कहे कि हम फोटोकॉपी कराएंगे उस पर आप साइन करके दीजिए। तो कल हो के जब आपका नाम कट जाएगा तो आप कहाँ अपील करने जाइएगा, आपसे तो कहा जाएगा कि आपने जो है ये फॉर्म भरा ही नहीं। और एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दरअसल पुनरीक्षण नहीं है, ये एक तरह का परीक्षण है। और एक बात और भी कह रहे हैं कि नई लिस्ट बन रही है। तो जब आप नई लिस्ट बना रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि आप नई लिस्ट बना रहे हैं। आप लोगों को भरमा रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। तो इंटेंसिव रिवीजन में तो आप कुछ लोगों का नाम हटाते हैं, कुछ लोगों का नाम घटाते हैं, ऐसे करते हैं आप, मतलब जोड़ते हैं। लेकिन आप तो सब 8 करोड़ के 8 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे थे कि 2003 में की लिस्ट में जिनका नाम था उनको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, तो फिर उनसे आप फॉर्म ही क्यों भरा रहे हैं? आप तो मान के आपका अपना ही इंटेंसिव रिवीजन है। अच्छा, एक चीज और ये होती है कि चुनाव आयोग जो है वो सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें मीडिया में चलवाता है, ये बड़ा खतरनाक है। अगर आपको कोई विदेशी नजर आता है, अगर आपको कोई गलत वोटर नजर आता है तो आप ऑफिशियली बताइए ना। आप इस तरह से लीक क्यों कर रहे हैं चीजों को? आप ऑफिशियली बात कीजिए उसमें, जैसे बस लोगों ने कहा, आज तेजस्वी यादव ने भी बात बताई कि 700 पेज का आपने काउंटर एफिडेविट दिया है, लेकिन उसमें कहीं पर भी आपने विदेशियों की घुसपैठियों की कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन यहाँ तो पूरी चर्चा है, अफवाह तो पूरी फैला रहे हैं आप, बीजेपी को तो पूरा कहने का मौका दे रहे हैं आप कि साहब देखिए हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि ये विदेशियों का मामला है, उनके हमको भगाना है। तेजस्वी ने एक बात और कही कि 52,000 लगभग बीएलए हैं, ब्लॉक लेवल एजेंट जो बीजेपी के हैं। तो ये ब्लॉक लेवल एजेंट में से कितने लोगों ने अब तक किसी विदेशी को पकड़ा या देखा या समझा? किसी एक ने नहीं कहा है। तो बात यह है कि कुछ चीजों को आप प्लांट कराते हैं, उस पर जो है नैरेटिव गढ़ते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जब मामला कोर्ट में जाता है वहां आप जो उस तरह की चीज पेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन तब तक आप इधर ध्रुवीकरण करने में कि जो अपनी कोशिश है उसमें वो लगे रहते हैं। जी। इसमें मेरे ख्याल से जो बात समझ में आ रही है, एक तो ये कि ये जो पहले तो ये कि जो जो वोटिंग लिस्ट है उसी में इतनी अधिक कतर-ब्योंत हो जाएगी, जिसके कारण लोग जो है अपने मताधिकार का अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। दूसरा ये कि उनके बिहारी होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाएगा, जिसका मतलब ये भी है कि वो बिहारी नहीं है तो फिर वो भारतीय भी नहीं है, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर सवाल है। तीसरा ये कि जो मतलब बिहार के बारे में हम लोग कहीं और भी बात कर रहे थे कि तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सब सहारन अफ्रीका से भी खराब है, पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से।
और उसके बाद हम कह रहे हैं कि वहाँ विदेशी लोग आके बस रहे हैं, तो उसपे जो विदेशी कौन, कहाँ से आके बस रहे हैं, तो इस पर भी जैसा कि आपने कहा कि कोई जवाब नहीं है, पर ये एक दरअसल चुनाव आयोग का तोहफा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो उसको एक चुनावी मुद्दे में बनाए, इस्तेमाल करे और उसको उसका इस्तेमाल समाज को ध्रुवीकृत करने में, पोलराइज़ करने में और फिर वोटों की फसल काटने के लिए उसका इस्तेमाल करे। इसमें एक आजाद अशरफ ने मिड डे में भी एक 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 पीस लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल विदेशी जो लोग हैं बिहार में, वो ज़्यादातर नेपाल से वो जुड़े हुए वो लोग हैं जो जहाँ पे बीच में शादियाँ होती हैं, जहाँ पे रोटी-बेटी के रिश्ते हैं और उनको दरअसल अब ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ के नहीं, तो वहाँ से शादियाँ करके दरअसल लड़कियाँ आई हैं, जैसे कि यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो वो वहाँ पे एक लंबी परंपरा रही है मतलब अगर नेपाली सीता नेपाल की थी, तो यहाँ पे जो सबसे जो हमारा भारतीय धर्म का जो पहला कपल है, फर्स्ट लेडी जो थी वो नेपाल की थी, तो उस तरह से तो वो भी थी। तो पर ये अजाज का जो जो पीस था वो अपने आप में दिलचस्प था कि वो दरअसल बांग्लादेशी और बंगालियों के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उसमें नेपाली लोग ज़्यादातर शामिल थे, जो हिंदू हैं और वो यहाँ से शादी कर शादी शादी हुई है उनकी और वो उनके पास उस तरह के कागज़ शायद ना हो और वो भी इसकी चपेट में इस तरह से आएँगे जो भले ही वो यहाँ सालों से रह रहे हैं। सही बात है और इसमें देखिए जो चालाकी की जा रही है, वो नैरेटिव की ये है कि अगर आप 11 साल से सरकार चला रहे हैं, 20 साल से नीतीश कुमार चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने तो कभी ये बात नहीं कही कि बिहार में घुसपैठिए हैं, जैसे हिमंता बिस्वा कहते हैं। हुँ, और आपकी 11 साल की सरकार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, तो ये सवाल कोई नहीं पूछता है और इस पर कोई इस्तीफा नहीं माँगता है कि भाई आपके रहते अगर आपके अनुसार घुसपैठिया है, तो आपके रहते हुए घुसपैठिया आया या अब तक हुँ, आप उसको नहीं निकाल पाए। ये चुनाव के वक़्त ही कैसे याद आता है आपको, उससे पहले क्यों नहीं याद आया? दूसरी बात कि ये चुनाव आयोग का तो काम है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि साहब आपको जो कौन विदेशी है, कौन देशी है, ये तय करना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि अगर कोई विदेशी है तो उसको आप वोटर लिस्ट में शामिल नहीं कीजिएगा। लेकिन आप ये नहीं तय कीजिएगा कि कौन देशी है और कौन विदेशी है। लेकिन दोनों काम चुनाव आयोग ने अपने ऊपर ले रखा है। जो बिल्कुल। काम करना है चुनाव आयोग को, वो उससे हो नहीं रहा है। जो उसे नहीं करना है, उसने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। अब इससे बड़ा क्या विडंबना हो सकती है? कि जो काम करना है, जैसे आपने खुद चुनाव आयोग ने कहा कि हम आपको 2 कॉपी देंगे फॉर्म की, इनॉमिनेशन फॉर्म की। आपने कहीं 2 फॉर्म नहीं दिया, 1 फॉर्म दिया। आपने कहा कि प्री फिल्ड फॉर्म देंगे, कुछ दिनों तक प्री फिल्ड फॉर्म दिया, उसके बाद आपने थोक के भाव से एक आम फॉर्म छपवा लिया खाली फ़ॉर्म। और सबको बँट दिया। उस पर ना किसी का नाम था, ना किसी का नंबर था, ना किसी के फोटो था, ना आपका सीरियल नंबर था और ना ये कोई कह सकता है कल जाकर कि साहब ये ऑफिशियल कागज़ था। ना उस पे किसी का मुहर था, ना किसी का नाम, कुछ नहीं था भाई, आपने ऐसे ही छपवा के दे दिया। और बीएलओ के अलावा वो सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी वो भी भरवा रहा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो अपना काम खुद का था, वो तो आपने किया नहीं और जो काम नहीं है उसके लिए आप एकदम परेशान हैं। इससे तो शक होगा ना कि आप किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। और सभी मुझे ये भी बताइए कि जैसे हर जिले का जो जो जिलाधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा या कलेक्टर जिसको बोलते हैं, डीएम जो होते हैं, तो दरअसल वही जिला चुनाव अधिकारी भी रिटर्निंग होते हैं। ऑफिसर। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर पीठासीन तो ये सब लोग ये सब होने दे रहे हैं, इनको ऐसा कहा जा रहा है, इनका इनकी कोई ये अपने स्तर पे कैसे इस बात को देखते हैं? क्योंकि दरअसल इसमें 2 बड़े सवाल हैं। एक कि बिहार की जैसी भी गवर्नेंस है, चाहे वो बीएलओ पे स्तर पे जो हो या डीएम, एसपी या जैसा कि बोलते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो ये पूरा का पूरा अमल पे लाना तो उनका काम होता है। तो जब उन्हें पता है कि ये इतनी बेहूदगी के साथ और इतनी निकम्मेपन के साथ ये काम हो रहा है, तो वो उसको क्यों होने दे रहे हैं? या वो उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या उसमें एक भी ऐसा कोई डीएम है जिसने आवाज़ उठाई कि नहीं ये इस तरह से नहीं हो सकता, ये सही नहीं चल रहा है, ऐसा कहीं हुआ? नहीं, वो जो डीएम साहब ने अपने इंटरव्यू में जो बातें कही थी जन सेवा की और जो ट्रेनिंग में उनको बताई गई होगी कि आप जनता के सेवक हैं,
वो सब बात को वो भूल चुके हैं। कोई एक डीएम भी ऐसा नहीं है, डीएम क्या एसडीएम भी कोई ऐसा नहीं है, वो तो उसके उलट अपने नीचे के लोगों को डांटता है, कर दो, भर दो, कर दो और भर दो, ठीक है। वो अगर आप उनसे कागज मांगेंगे, कुछ आप दिशा निर्देश मांगेंगे मतलब लिखित में, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बीएलओ बेचारा इस वक्त सबसे निरीह व्यक्ति है बिहार में, वो कभी भी सस्पेंड हो सकता है, कभी भी उसको शो कॉज नोटिस मिल सकता है। तो ये समस्या है। तो 38 डीएम में मैंने तो कम से कम किसी एक डीएम को नहीं देखा कि वो इसके खिलाफ कुछ बात बोले या स्वीकार करे कि हाँ इस तरह, बल्कि वो तो और कवर अप करना शुरू कर देता है। जैसे पटना के डीएम से कहा गया कि साहब ये जो आप दूसरा कागज बंटवा रहे हैं पटना में, तो नहीं ये ऑथेंटिक है, इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है हमको बताइए। कोई भी एक आदमी खड़ा होकर फॉर्म जमा करा देगा, कोई भी एक आदमी फॉर्म भरवा लेगा, उस फॉर्म को कहाँ जमा किया जा रहा है उसे कोई ये नहीं है। अभी सारे बीएलओ को यही कहा जा रहा है कि बस आपका काम है फॉर्म भर देना, या तो आप जो आदमी है उससे भरवाइए या खुद से भी भर के दे दीजिए, जो कि अजीत अंजुम जी के वीडियोस में आप सब लोगों ने देख ही लिया। हम लोग भी कह रहे थे, लेकिन चूंकि उनको नेशनल लेवल पे देखा जाता है, इसलिए उनकी बात मानी गई और वो सही बात है बिल्कुल। और उनके खिलाफ जो है यहाँ पर एफआईआर वगैरह हो गई, सब पुरानी बात है, मालूम है आपको। नहीं, वो तो लगातार उस पे काम भी कर रहे हैं और ये एक तरह से उजागर भी कर रहे हैं, और ये सारा काम जो दरअसल चुनाव आयोग को खुद करना चाहिए था, उनके ऊपर निगाह रखने वालों को करना चाहिए था, कोर्ट को, मीडिया को करना चाहिए था। तो वो अब जो वैकल्पिक मीडिया के लोग हैं वो ज्यादा सक्रियता से पत्रकारिता कर पा रहे हैं बजाय मुख्य धारा के लोगों के। मतलब आप खैर जो डीएम के बारे में जो बात करें, उसमें जो प्रेमचंद की किताब की लाइन है ना कि क्या तो बिगाड़ के डर से ईमान की बात कोई भी नहीं कर रहा दरअसल बिहार में, जो भी जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है। हालांकि ये सब कहना चाहिए कि जो मुख्य जो आपके चुनाव अधिकारी हैं राज्य के, उन्होंने एक विज्ञापन छपवाया था बीच में और उन्होंने चीजों को आसान करने की कोशिश की थी, जिसको अगले दिन ही चुनाव आयोग ने जो है खारिज करके कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और वह पहले जैसे ही हो रहेगा। तो एक ये भी इसमें क्षेपक की तरह वो आए तो थे, पर उसका कुछ असर हुआ नहीं वहां पर। दूसरा एक सवाल है जो मैं बंगाल की तरफ देख रहा था, तो इसी सवाल पे ममता बनर्जी खासी आक्रामक तरीके से उसके बारे में बात कर रही हैं। पर हम नीतीश कुमार को जो कि शायद बुजुर्ग हो चुके हैं या उनका स्वास्थ्य के लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्या वो अब एक अपनी एजेंसी, चाहे वो गवर्निंग की हो या पॉलिटिक्स सियासी हो, क्या वो अपनी एजेंसी, क्या वो अपना जो रसूख था वो खो चुके हैं? क्या लगता है आप? देखिए, खो चुके हैं का मामला ये है कि क्या वो अपने होशो हवास में है, ये असल सवाल है। किसी से बातचीत उनकी हो तब समझ में आए। जहां तक मुझे कुछ कुछ जानकारी मिली है कि वो जो है भूल जाते हैं कई चीजों को, अपने कई एमपीज को भी भूल जाते हैं। अच्छा, ये राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में, ऐसा मैंने सुना उनके नजदीकी लोगों से। तो वो अपने इसमें है नहीं, इसीलिए लगभग आप 20 दिन तो हो ही गया, इतना हंगामा मचा हुआ है। आज विधानसभा में भी तेजस्वी ने इसको मजबूती से उठाया। तो बजाय ये जो वोटर लिस्ट वाला प्रॉब्लम है इस पर बात करने के, वो वही 2005 से पहले ये था, तुम्हारे पिता ने ऐसे किया, तुम्हारे माता ने वैसे किया। तो वो सब बात तो कहते हैं ठीक है, लेकिन कम से कम उनको इस पर तो बात करनी चाहिए ना कि हाँ ये जो हो रहा है ये जनता के हित में है या अहित में है, हम देखेंगे, अगर कोई शिकायत है तो दूर करेंगे। इस तरह की कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। तो लगता नहीं है कि वो अभी जो है वर्तमान में जी रहे हैं, वो अतीत में जी रहे हैं। तो उनसे क्या उम्मीद की जाए। ममता बनर्जी वर्तमान में भी जीती हैं, अतीत की जानकारी भी रखती है। तो वर्तमान में जीती हैं तो वो टक्कर लेती हैं नहीं नहीं, पर अपने उसमें लोगों शायद को। ये भी है कि जो जदयू जो है वो दरअसल एक व्यक्ति की पार्टी की तरह भी रहा है। तो बाकी जो लोग हैं नेता, वो मतलब एक तरह की वो नेतृत्व दिखाने में या उस चीजों में आगे बढ़ने में ऐसा कोई दिखलाई पड़ रहा है वहां पे कोई, जब जब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार एक तरह से वो भी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं तो। वो नेता जदयू के इनके बाद के ज्यादा चर्चित हैं। वो इनके कार्यकारी जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए मैं नीतीश कुमार को मजाक में कहता हूँ कि ये नॉन वर्किंग प्रेसिडेंट।
अपनी पार्टी के। तो जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, जो इनके एक मंत्री हैं और सांसद, और जो इनके यहाँ अशोक चौधरी नाम के एक मंत्री हैं, ये ऐसे लोगों को माना जाता है कि ज़्यादा करीबी थे और वही सब कुछ डिक्टेट कर रहे हैं, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स। तो उन सब के बारे में ये आम राय पाई जाती है कि उनका अलाइनमेंट जो है वो बीजेपी की तरफ है। कल को अगर जेडीयू टूटता है या खत्म होता है तो इनका जो है उनकी पनाह उन्हें वहीं लेनी है, इसलिए वो बहुत कर कुछ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे नेता हैं, जो तीसरे चौथे स्तर के नेता हैं, उनकी परेशानी समझी जा सकती है, वो बताते हैं कि हाँ दिक्कत इससे हो रही है। लेकिन फिलहाल जो ऊपर के नेता हैं, उनका चूंकि अलाइनमेंट बीजेपी से ज्यादा है, इसलिए वो इसके बारे में कुछ, इसकी मुखालफत में कोई बात नहीं करना चाहते। और चुनाव आयोग के इस फैसले से का जदयू पर क्या असर पड़ेगा? जैसे कि वो सांसद महोदय कह रहे थे, या नीतीश कुमार बिल्कुल कहने को तैयार नहीं है इसके बारे में, बात मानने को भी। तो उनके वोट बैंक, उनका उनका जो असर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा बिहार में उसको? देखिए, असल में जो अलिखित तौर पर होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अलिखित तौर पर जो होगा वो 1 अगस्त के बाद होगा। चुनाव आयोग ने अभी जिस तरह से लोगों का फॉर्म लिया है, और वो अगर अपनी पुरानी बात पर टिका रहता है कि हम दस्तावेज के बिना किसी का नाम नहीं जोड़ेंगे, तो जनता दल यूनाइटेड का जो ईबीसी सपोर्ट है वो हिल जाएगा। ठीक है, उनके अपने लोग इसमें बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। लेकिन जो एक दूसरी बात लोग कह रहे हैं कि एक खास वर्ग के लोगों का तो बहुत कड़ाई से देखा जाएगा कि उनका दस्तावेज है कि नहीं है, और बाकी लोगों को छूट दे दी जाएगी। वो आप समझते हैं किनको छूट दी जाएगी, किनको छूट नहीं दी जाएगी। तो अगर उस लेवल पे कुछ काम होता है तो शायद जेडीयू को भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो उस पर कायम रहता है चुनाव आयोग, हम दस्तावेज के बिना नाम नहीं जोड़ेंगे, तो जेडीयू के बड़ा वर्ग जो है अपना वोटिंग राइट्स खोने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक के जो बीजेपी के भी लोग हैं बहुत सारे, उनको भी अपने वोटिंग राइट्स खोने पड़ेंगे। लेकिन अलिखित तौर पर अगर ये तय हो चुका है कि हमको इस एक्स को जो है बिना डॉक्यूमेंट के भी वोटर लिस्ट में शामिल करना है, वाई को जो है हम डॉक्यूमेंट रहते हुए भी शामिल नहीं करेंगे या उनको डॉक्यूमेंट के लिए परेशान करेंगे, तब तब शायद उतना नुकसान बीजेपी जेडीयू को। और ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो जिनके 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 डेटा या उनके सत्यापन के आधार पर आप राशन बांटते हैं, बाकी सब्सिडी बांटते हैं, आप मनी ट्रांसफर करते हैं, तो अब तो खैर क्योंकि चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को अगर हम मान लेते हैं कि ये एक असल की कार्रवाई है, तो वो सब भी तो फिर दरअसल संदिग्ध हो जाता है कि मेरा आधार कार्ड संदिग्ध है, मेरा मतदान कार्ड, राशन कार्ड भी संदिग्ध है, तो मतलब उसके बाद तो सब कुछ संदिग्ध है मेरा जो है, तो फिर उसका उसको लोग किस तरह से वो देख भी रहे हैं या उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, अभी लोगों को उतना एहसास नहीं है। मैंने कहा ना कि 1 अगस्त के बाद जब ये दिक्कत शुरू होगी, तब समझ में आएगी कि बात की क्या है। तो आम आदमी बेचारा तो अपनी समस्याओं से पहले से परेशान, कहाँ इन सब चक्करों में पड़े। हाँ, जो मुसलमान है, क्योंकि उनके बीच में ये बात बहुत घर कर गई है कि अगर हम अपना दस्तावेज नहीं देंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, तो उनकी तरफ से थोड़ी जागरूकता मुझे ज़्यादा दिखती है। बाकी लोगों के अंदर उतनी चिंता नहीं है। लेकिन जब उनका नाम कटेगा, तो राशन कार्ड के लिए वोटर लिस्ट में नाम रहना ज़रूरी है। तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, केवाईसी होगा, आपका नाम कट जाएगा। तो फिर ये 4-5 महीने के बाद पता चलेगा कितनी-कितनी दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे एनसीआर में हुआ ना, वहाँ असम में लोग बताते हैं कि 19 लाख लोगों को चिन्हित किया गया, उसमें 13 लाख वो लोग थे जिनके बारे में उनको लग रहा था कि वो नहीं। तो एक और बात ये भी थी कि जैसे किसान आंदोलन के समय हुआ या सीए के टाइम पे जैसे शाहीन बाग के समय भी ये हुआ, ऐसी कोई आपको लगता है कि लोग जो है अपने इस उनके साथ हो रही ज्यादती, क्रूरता, बेवकूफी, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने उतरेंगे या संगठित हो सकते हैं बिहार में? देखिए, अभी मैंने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा इसमें।
अभी तो लोग उतना इसके लेके बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं हैं। लेकिन अगस्त सितंबर में जब ये मामला सामने आएगा कि मेरा नाम कट गया, उसका नाम कट गया, इसका नाम कट गया, तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है और बिहार जो है इसके लिए बहुत सही जगह है। फिर नवंबर से इसीलिए कुछ नवंबर लोग चुनाव तो नवंबर से पहले ही होने हैं, अब जुलाई खत्म होने को आ गया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 ही महीने हो बचे हैं। जाएगी। इसीलिए एक बड़े साहब ने कहा कि चुनाव आयोग ने बहुत गलत जगह से अपना ये काम शुरू किया है। हाँ, मतलब क्योंकि 3 महीने नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 3 महीने बचे हैं। इस बीच चुनाव भी होना जी, है, जी। अगर होना है चुनाव नवंबर से पहले, और साथ ही ये भी कि अभी इन बातों से सुलटना भी है लोगों को कि कैसे इसको हम अपनी जगह बनाएं, अपनी साबित करें, और उसके बाद फिर उसके बाद चुनावी मुद्दे हैं जिनके बारे में कब कब बात होगी, जब कुल मिला के सबसे केंद्रीय मुद्दा ही ये हो अब जाएगा। ये बन चुका है, अब ये भी एक चुनाव मुद्दा है, एसआईआर खुद एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। और वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में चुनावी मुद्दे जो हैं ज्यादातर वहाँ की वास्तविकताओं को लेकर होने चाहिए, जो कि रोजगार से लेकर जुड़े हैं, जो कि प्रवासी मजदूर है, बहुत माइग्रेशन है, पढ़ाई है, हेल्थ है, दुनिया भर की है, चीजें हैं। यहाँ तक कि अब तो कानून व्यवस्था भी है, जिस तरह से मर्डर्स हो हाँ। रहे हैं आजकल पटना में और बिहार में। हाँ, तो वो भी एक बड़ा 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 फैक्टर, पर उनके बारे में लोग बात ना करके अब सब सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि हम चुनाव में भागीदार होने के पात्र हैं भी या नहीं। आज की इस बात को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और हम अपनी बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। आपको कैसी लगी ये बात हमें बताइए। ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये बात ठीक लगती है तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ उसको साझा भी करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। समी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर आगे लगातार बात करते रहेंगे चुनाव तक आपके साथ, बिहार को और इस चुनाव को बेहतर समझने के लिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।